मैं एक स्कूल में जॉब करती थी। जब मैं 10 साल की थी तभी मेरी मम्मी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था। हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जॉब करना और बच्चों को पढ़ाना मेरा एक शौक़ था। मुझसे बड़े मेरे एक भाई थे जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। भाभी के घर में आ जाने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, मगर भाभी तो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी, मुझसे ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय रास्ते में मुझे एक मासूम लड़की मिल गई जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं अपनी गाड़ी से उतरकर उस लड़की के करीब गई और उससे पूछा, क्या हुआ? तुम सड़क के किनारे बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह कहने लगी, भूख से तड़प रही हूँ दीदी, बहुत तेज़ भूख लग रही है। मेरी सौतेली माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मेरे पापा दूसरे शहर नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती है, जबकि मुझे पढ़ने लिखने का और डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ है। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलवा देती हूँ। मैंने उसको पेट भरकर खाना खिलवाया। वो लड़की बार बार मुझे दुआएं दे रही थी और कह रही थी कि दीदी, भगवान आपका भला करे, आपने आज मेरी मदद की है, भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। मगर ये कहते हुए उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। अचानक मेरे मोबाइल की रिंग बजने लगी। मैंने देखा तो मेरे घर से मेरे लिए कॉल्स आ रही थी। शायद मुझे घर पहुंचने में देर हो गई है, इसीलिए मेरे घर से कॉल्स आ रही है। ये कहकर मैं उस लड़की के पास से उठकर गाड़ी में आ गई। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। रोज़ बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं अपने लंच से उस लड़की के लिए खाना बचा लिया करती थी और फिर छुट्टी से घर लौटते समय उस बच्ची को सड़क के किनारे बैठा हुआ देखती तो अपना खाना उसे दे देती थी। भाभी के आ जाने से भैया भी बदल गए थे। इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया था, क्योंकि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मगर एक दिन मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ ख़त्म होने का समय आ गया था। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया। अपने पापा की मौत पर मैं फूट फूट कर रोई थी। पापा के जाने के बाद घर का माहौल एकदम बदल गया था। भाभी इतनी घटिया और बिगड़ी हुई थी कि वह हमारे ही घर के अंदर शराब पी रही थी और अपनी घटिया दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। मैंने रोक लगाई तो उन्होंने भैया से मेरी शिकायत कर दी। भैया ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि वह मेरी शादी कर देंगे और फिर ऐसा ही हुआ। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरे पापा अगर जिंदा होते तो कभी भी ऐसे परिवार में मेरी शादी नहीं करते, क्योंकि यह लोग मिडिल क्लास लोग थे। भाभी ने अपनी दुश्मनी मुझसे निकालने के लिए जानबूझकर भैया से कहकर मेरी शादी ऐसे परिवार में करवाई थी जहां पर मैं खुश ना रह सकूं। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और उनका एक छोटा भाई था। मेरा पति मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था। उसको देखकर लगता था कि वो मुझे चाहता है। मगर नीयत खराब तो मेरी सास की थी, जो बात बात पर मुझे ताने दिया करती थी कि इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी तुम खाली हाथ हमारे घर पर आई हो। मैं उनको यही समझाने की कोशिश करती थी कि शादी करना अगर बेटियों के बस की बात होती तो वह अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करती। मैंने तो अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए अपने भाई की मर्जी से शादी की है। मेरी सास इस बात पर मुझे खूब डांटती थी, कहती थी कि तुम बड़े घर की बेटियां इसी तरह से जबान चलाती हो, मगर तुम्हें इस घर में सुकून से रहने का हक तभी मिलेगा जब तुम अपने हिस्से का दहेज हमें लाकर दोगी। तुम्हारी भाभी ने तो मुझे भरोसा दिलाया था कि वह अपनी नंद को दहेज में ढेर सारा सामान और मोटी रकम के साथ विदा करेगी, मगर तुम्हारी भाभी तो बड़ी चालाक और झूठी औरत निकली। अपनी सास की बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी और मैं बहुत रोई थी। उन्होंने मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। घर के सारे काम मुझसे करवाया करती थी और सारे लोगों के सामने मुझे जलील करती थी। मोहल्ले की कोई औरत अगर उनके पास आकर बैठ जाती और कहती कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, इतने अमीर घर की बहू मिली है, कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी है, तो वह इस बात पर कहती कि इसकी सुंदरता पर मत जाओ, भले ही ये अमीर घर की है, मगर दहेज में इसके भाई ने इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है। मैं अपनी सास की सारी बातें खामोशी से सुनती रहती थी। मुझे अफसोस होता था कि मेरी भाभी ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। कई साल इसी तरह से गुजर गए थे और फिर मेरी सास ने
अपने छोटे बेटे का रिश्ता भी तय कर दिया। उन्होंने मेरे देवर की शादी भी अमीर परिवार में तय की थी और फिर मेरे देवर की शादी हो गई। देवरानी तो अपने मायके से ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। उस दिन के बाद से तो मेरी इस घर में और ज़्यादा बेइज्जती होनी शुरू हो गई थी और फिर देखते ही देखते मेरी शादी को पूरे 8 साल गुजर गए। देवर अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा रहता था। मेरे पति ने तो कभी मुझसे इतना प्यार नहीं किया था जितना मेरा देवर अपनी पत्नी से करता था। आज मुझे पता चल रहा था कि पैसे और पैसों वालों की कितनी अहमियत होती है। मेरी सास और मेरी देवरानी सारा दिन घर में आराम करती और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया करती थी और मैं नौकरानी की तरह इतनी गर्मी में सारा दिन घर के काम करती। जब से मेरी देवरानी इस घर में आई थी सब लोग उसके दीवाने हो गए थे। देवरानी जैसा कहती इस घर में वैसा ही होता था। देवरानी मुझे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। कहने को तो मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी, लेकिन वह ज़्यादा दहेज और पैसे लाने की वजह से इस घर की मालकिन बनकर रह गई थी। अभी तक मेरी कोई अपनी संतान नहीं हुई थी क्योंकि मेरा पति तो मुझे समय ही नहीं देता था। मेरी देवरानी की एक खूबसूरत बहन भी थी। मैंने नोटिस किया था कि वह अब हमारे घर पर ज़्यादा आने लगी थी और मेरे पति पर डोरे डालने लगी थी। मुझे उसका ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपनी सास से उसकी शिकायत लगाई। मेरी सास ने कहा कि तुमने तो मेरे बेटे के लिए कभी कुछ नहीं किया। अब अगर मैं छोटी बहू की बहन को इस घर में तुम्हारी जगह अपने घर की बड़ी बहू बनाकर ले आऊँगी तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा और मेरे बेटे को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो अपनी सास की यह बात सुनकर दंग रह गई थी। मैंने सास से कहा, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं इस बात पर अपनी सास से बहस कर ही रही थी कि मेरी देवरानी आ गई। वो कहने लगी, अच्छा मम्मी जी, आपने किस लड़की को भैया के लिए देखा है, ज़रा मुझे भी तो बताएं। मेरी सास कहने लगी, अरे बहू, मैंने सोचा है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी जेठानी बन जाए। सास की बात सुनकर अचानक मेरी देवरानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरे पति के दिल में अभी भी मेरे लिए ज़्यादा मोहब्बत तो नहीं, मगर थोड़ी सी दरिया दिली ज़रूर थी, इसीलिए वह मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी रखता था। तभी तो अपनी माँ और देवरानी के इतना कहने पर भी वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहा था। मैं इन दोनों से बहुत तंग आ चुकी थी। रात में सब लोग खाना खा चुके थे। मैं सारे काम से फ्री होकर किचन में अकेली बैठकर खाना खाया करती थी। मैं अपने लिए खाना निकाल कर खाना खाने ही वाली थी कि अचानक बाहर किसी की आवाज़ आई तो मैं देखने चली गई। वापस आने पर मैंने खाना खाया। खाना खाते ही मैं बर्तन धोने लगी, लेकिन बर्तन धोते धोते ही मुझे अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा आता हुआ नजर आया। मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया तो नर्स और डॉक्टर आई। उसने मुझे चेक किया और वह मेरी तरफ बड़ी गौर से देखने लगी और कहने लगी, क्या आप मुझे पहचान गई हैं? मैंने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन यह बताओ कि मुझे यहाँ लेकर कौन आया और मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा, आपको जहर दिया गया था। आप जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आज यहाँ अपनी आंखें खोल पाई हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने कहा, दीदी, आप यहाँ पिछले 3 दिन से बेहोश हैं। आपको आपका पति यहाँ लेकर आया था और जब हमने आपका चेकअप किया तो आपके शरीर में जहर पाया गया। पुलिस ने भी आपके आरोपी का पता लगाने की कोशिश की, मगर बिना सबूत और गवाह के पुलिस भी आपके आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। मैंने देखा था कि आपके घर की एक औरत जो कि रिश्ते में अपने आप को आपकी देवरानी बता रही थी, वह बार बार यहाँ आपकी हालत जांचने के लिए आ रही थी और बहुत परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने मुझे 11 लाख रुपए दिए और पैसे मेरे सामने रखते हुए कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, किसी भी तरीके से मेरी जेठानी बचनी नहीं चाहिए। मैंने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया और हम दोनों की बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस को मैंने वो रिकॉर्डिंग दे दी है। पुलिस पहले आपका बयान लेना चाहती है। इससे पहले पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करेगी। इस दुनिया में कितने घटिया लोग रहते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की जान लेने पर भी उतर आते हैं। मैं बार बार उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। डॉक्टर कहने लगी, आप बार बार मुझे शुक्रिया मत कहिए, क्योंकि मैंने आपके किए हुए एहसान का बदला लिया है। उसकी बात सुनकर अचानक मैं चौंक गई तो वो कहने लगी,
आपने मुझे नहीं पहचाना, मगर मैं आपको पहली नज़र में देखते ही पहचान गई थी, जब आपका पति आपको यहाँ लेकर आया था। आपको शायद याद नहीं कि पिछले 9 साल पहले आपने एक लड़की को सड़क पर खाना दिया था, और वह लड़की जो अपनी सौतेली माँ से तंग आकर सड़क पर भूखी बैठकर रोया करती थी, जिसको आप अपनी नौकरी से आते समय अपना लंच बॉक्स दे दिया करती थी, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनूंगी, और देखिए आज पूरे 10 साल बाद मैं एक कामयाब डॉक्टर बन गई हूँ। सौतेली माँ तो मुझे पिता के जीते जी नहीं समझती थी, उनके मरने के बाद मेरा क्या हाल करेगी। यही सोचकर मैं अपना घर छोड़कर भाग आई, और मेरा टकराव एक ऐसे इंसान से हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो उन लोगों की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ के हवाले नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हारी परवरिश करेंगे। मुझे पढ़ा लिखा कर उन्होंने मेरा सपना पूरा किया, और आज मैं यहाँ आपके सामने मौजूद हूँ। आपको देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं आपके आरोपियों को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। मैं डॉक्टर की बातें सुनकर शॉक्ड रह गई। मुझे आज पता चला कि एक औरत के दुश्मन घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी होते हैं। मैंने उस डॉक्टर लड़की से कहा कि तुम पुलिस वालों को बुला लो, मैं उन्हें बयान देने के लिए तैयार हूँ। मेरे ससुराल वालों को पुलिस वाले अपने साथ ले गए। आज मैं यह बात जान गई थी कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी एक ना एक दिन ज़रूर बुरा होता है, और जो लोग दूसरों के साथ अच्छाई करते हैं उनको भी उनकी अच्छाई का सिला ज़रूर मिलता है, जैसे मुझे मेरी अच्छाई का सिला डॉक्टर के रूप में मिल गया था। मैं डिस्चार्ज होकर उस डॉक्टर के घर आ गई। जब मैंने उसके अंकल को देखा तो शॉक्ड रह गई। वो तो पापा के वकील थे। अंकल ने बताया कि मरने से पहले पापा ने कुछ ज़मीनें मेरे नाम कर दी थी। पापा के देहांत के बाद पेपर्स लेकर जब वो घर गए तो मैं उनको वहाँ नहीं मिली, क्योंकि भाई भाभी ने जल्दी में मेरी शादी कर दी थी। अंकल ने वो पेपर्स अपने पास संभाल कर रखा था। मैंने अपने पापा की दी हुई प्रॉपर्टी से एक नया स्कूल बनवाया है, और अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजार रही हूँ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।